प्रश्न। भूमि एवं भूमिधारक से क्या तात्पर्य है? उत्तर। भूमि एवं भूमिधारक। भूमि से तात्पर्य तकनीकी अर्थ में ऐसी भूमि से है जो कृषि, बागवानी या पशुपालन, जिसमें मत्स्य पालन और कुक्कुट पालन भी शामिल है, से संबंधित प्रयोजनों के लिए धारण की जाए या कब्जे में रखी जाए। अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 14 के अनुसार अधिनियम की धाराओं 109, 143, 144 और अध्याय 7 में भूमि शब्द का प्रयोग सामान्य अर्थ में किया गया है, जिससे अभिप्राय ऐसी भूमि से है जो बंजर हो या कब्रिस्तान या जलाच्छादित हो, और चाहे उस पर खेती हो रही हो या कोई इमारत बनी हो या खाली पड़ी हो। तकनीकी अर्थ में जब भूमि शब्द का प्रयोग किया जाता है तब अनेक भूखंडों में विभाजित उसका आशय जोत या खाते से होता है, और ये सभी प्रयोजन कृषि से संबंधित है। भूमिधारक या क्षेत्रपति। असल काश्तकार को भूमिधारक या क्षेत्रपति कहते हैं। इस अधिनियम के लागू होने के पहले जब काश्तकार अपनी जोत की भूमि की दूसरे व्यक्ति को पट्टा कर देते थे तब वे असल काश्तकार या क्षेत्रपति कहलाते थे, और पट्टेदार काश्तकार को सिकवी काश्तकार या उप काश्तकार कहा जाता था। ये उप काश्तकार अपने क्षेत्रपति को लगान देते थे। अब इस अधिनियम के अंतर्गत केवल अक्षम व्यक्ति ही अपनी भूमि को पट्टे पर उठा सकते हैं और इस दशा में क्षेत्रपति बन जाते हैं तथा उनका पट्टेदार काश्तकार असामी कहलाता है। प्रश्न। ग्रामीण शिल्पी से क्या तात्पर्य है? उत्तर। ग्रामीण शिल्पी से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसके पास कोई भी भूमि न हो और उसकी जीविका का मुख्य साधन ऐसे परंपरागत औजार, उपकरण और अन्य वस्तुएं या सामान का निर्माण या मरम्मत करना है, जिनका उपयोग कृषि या उसके अनुषंगी प्रयोजनों के लिए किया जाए। इसमें कोई बढ़ई, लोहार, कुम्हार, रजतकार, स्वर्णकार, नाई, धोबी, मोची या कोई अन्य व्यक्ति शामिल है जो किसी ग्राम में या तो स्वयं अपने श्रम से या अपने कुटुंब के किसी सदस्य के श्रम से किसी शिल्प का व्यवसाय करके सामान्य रूप से अपनी जीविका कमाता है। अगला प्रश्न है, खान एवं खान न्यायाधिकरण क्या है? उत्तर। खान एवं खान न्यायाधिकरण। खान से तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 17 के अनुसार ऐसी सभी खुदाइयों से है जिनमें खनिज पदार्थों की खोज या प्राप्ति के लिए कोई कार्य किया गया हो या किया जा रहा हो। इसमें खान से संबंध रखने वाले कोई निर्माण मशीनरी, ट्रैमवे या साइडलिंग शामिल नहीं है। कोई खान तभी चालू मानी जाएगी जब उसके कार्य आरंभ की सूचना भारतीय खान अधिनियम 1952 की धारा 16 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट को दे दी गई हो और उसके बंद होने की सूचना सक्षम अधिकारी को नहीं दी गई हो। उपर्युक्त परिभाषा भारतीय खान अधिनियम की धारा 2 में दी गई परिभाषा से इस अर्थ में भिन्न है कि खान से संबंध रखने वाले निर्माण मशीनरी, ट्रैमवे या साइडरिंग को खान की उपर्युक्त परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है, जबकि भारतीय खान अधिनियम में खान की परिभाषा में इन्हें शामिल किया गया है। खान न्यायाधिकरण। खान न्यायाधिकरण 2 सदस्यों का अधिकरण है जिसमें एक सदस्य न्यायाधिकरण का अध्यक्ष और दूसरा व्यक्ति उसका सदस्य होता है। चेयरमैन कोई जिला जज होता है और सदस्य वह व्यक्ति होता है जो खान विशेषज्ञ होता है। इन दोनों व्यक्तियों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950 की धारा 110 की उपधारा 4 के अंतर्गत की जाती है। इन दोनों व्यक्तियों में मतभेद होने पर मामला उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामांकित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पास भेजा जाता है, जिसका निर्णय न्यायाधिकरण पर बाध्यकारी होता है। गांव फंड एवं एकीकृत गांव फंड। उत्तर। गांव फंड प्रत्येक गांव सभा के लिए उत्तर प्रदेश पंचायत राज्य अधिनियम की धारा 32 और जमींदारी उन्मूलन अधिनियम की धारा 124 के अंतर्गत स्थापित किया जाता है। गांव कोष की रकम तहसीलदार के कोषागार में रखी जाती है। भूमि प्रबंधक समिति की मांग पर तहसीलदार द्वारा गांव कोष से पैसा निकाला जाता है।
इस फंड में गांव सभा, गांव पंचायत और भूमि प्रबंध समिति द्वारा प्राप्त निम्नलिखित सभी रकमें जमा की जाती हैं। 1. पंचायत राज्य अधिनियम के अंतर्गत लगाए गए सभी करों से प्राप्त रकमें। 2. राज्य सरकार द्वारा गांव सभा को दी गई रकमें, जिला परिषद या अन्य किसी स्थानीय निकाय द्वारा दिया गया धन। 4. गांव पंचायत। 5. हाट, बाजार और मेले से बाजारी से प्राप्त धन। 6. गांव सभा की भूमि पर जब किसी व्यक्ति को असामी या भूमिधर के रूप में दाखिल किया गया हो तब उस व्यक्ति से प्राप्त नजराना आदि। तालाबों एवं मीनाशयों से मछली पकड़ने के ठेके से प्राप्त रकमें। और 8. अन्य रकमें जो दान एवं कर्ज में प्राप्त हों। एकीकृत गांव फंड प्रत्येक जिले से इस अधिनियम जमींदारी उन्मूलन अधिनियम की धारा 125 क के अंतर्गत स्थापित किया जाता है। इस फंड में जिले के प्रत्येक गांव पंचायत कलेक्टर द्वारा निर्धारित रकम वार्षिक रूप से जमा की जाती है। यह रकम गांव सभा को कुल रकम के 25% से अधिक नहीं होगी। अगला प्रश्न है, पैनल के वकील। पैनल के वकील भूमि प्रबंधन समिति के कर्तव्य में से एक कर्तव्य यह भी है कि वह गांव सभा की ओर से मुकदमा दायर करे और गांव सभा के विरुद्ध दायर किए गए मुकदमे में गांव सभा की ओर से बचाव संबंधी पैरवी करे। इस कार्य के लिए अधिनियम की धारा 122 क तथा 127 ख और अधिनियम के अधीन बनाई गई नियमावली के नियम 114 के अनुसार निम्नलिखित पैनल वकील नियुक्त किए गए हैं। 1. तहसीलदार या चकबंदी अधिकारी के न्यायालय के सामने राजस्व मुकदमों के संबंध में प्रत्येक तहसील के लिए एक एक तहसील पैनल वकील राजस्व का होगा। 2. तहसील के सिविल न्यायालयों यदि कोई हो के सामने मुकदमे के संबंध में प्रत्येक तहसील के लिए एक एक तहसील पैनल वकील। अगला, कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर, सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी, बंदोबस्त अधिकारी, उप निदेशक चकबंदी के न्यायालय के सामने मुकदमे के संबंध में प्रत्येक जिले के लिए एक एक गांव सभा पैनल वकील। 4. उच्च न्यायालय को छोड़कर जिला मुख्यालय पर स्थित सभी सिविल न्यायालयों के सामने सिविल मुकदमे में प्रत्येक जिले में एक एक जिला गांव सभा पैनल वकील। 5. कमिश्नर न्यायालय तथा अतिरिक्त कमिश्नर न्यायालय के सामने प्रत्येक कमिश्नरी मुख्यालय पर एक एक कमिश्नरी गांव सभा पैनल वकील राजस्व। 6. रेवेन्यू बोर्ड इलाहाबाद और रेवेन्यू बोर्ड लखनऊ प्रत्येक के समक्ष उत्तर प्रदेश के सभी गांवों के मुकदमों के संबंध में एक एक गांव सभा पैनल वकील रेवेन्यू बोर्ड। उच्च न्यायालय इलाहाबाद और उसकी लखनऊ पीठ प्रत्येक के लिए एक एक गांव सभा पैनल वकील उच्च न्यायालय। काम के अधिक भार के कारण यदि आवश्यक समझा जाए तो उपयुक्त मद संख्या 1 से 7 में कथित एक या अधिक ऐसे अतिरिक्त पैनल वकील तहसील की नियुक्ति कलेक्टर द्वारा और मद 3 से 6 में निर्दिष्ट पैनल वकील की नियुक्ति जिला जज और कलेक्टर की सिफारिश पर विचार करने के बाद राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। उच्च न्यायालय के लिए पैनल वकीलों की नियुक्ति एडवोकेट जनरल से विचार विमर्श करने के बाद राज्य सरकार करेगी। पैनल वकील की फीस तथा भत्ते एकीकृत गांव फंड से दिए जाएंगे।